Hi guys, welcome to Schooling from Home. Hi, I'm Suchi Sharma and I'm back with a new chapter, Coal and Petroleum. तो आज के हमारे टॉपिक्स क्या होंगे इस चैप्टर के? पहला है नेचुरल रिसोर्स, उसके टाइप्स, कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस. ठीक है, बहुत छोटा चैप्टर है, प्लीज एंड तक सुनना, सब समझ में आ जाएगा. और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, फैला दो. ठीक है, पहला हमारा जो टॉपिक है वो है नेचुरल रिसोर्स. तो कोई भी चीज जो इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है, ठीक है, जो नेचर खुद प्रोवाइड कर रहा है, जिसे हम यूज कर सकते हैं. एनीथिंग इन द इन्वायरमेंट दैट कैन बी यूज्ड इज कॉल्ड अ रिसोर्स. नेचर जिसे प्रोवाइड कर रहा है वो हमारे हो गए नेचुरल रिसोर्स. ठीक, दो टाइप के नेचुरल रिसोर्स होते हैं, एग्जॉस्टिबल और इनएग्जॉस्टिबल. एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज वो हैं जिनको आप बहुत ज्यादा यूज करोगे ना तो वो खत्म हो जाएंगे. ठीक, जैसे क्या होता है, प्लांट्स आप फर्नीचर बनाने के लिए काट रहे हो, अपने किसी काम के लिए आप काट रहे हो, प्लांट्स लगातार डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, एक टाइम के बाद क्या होगा, सारे पेड़ खत्म हो गए. तो ये सारी चीजें जो है ये एग्जॉस्टिबल हैं. इनएग्जॉस्टिबल में क्या होता है कि जो भी नेचुरल रिसोर्स जो अनलिमिटेड है, ठीक है, वो सारे जितने भी आप यूज कर लो वो कभी खत्म नहीं होंगे. तो ऐसे सारे रिसोर्सेज होते हैं हमारे इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज. इसके एग्जांपल क्या है, सनलाइट है, एयर है. सनलाइट कैसे यूज होता है हमारा रिसोर्स की तरह कि आप सनलाइट से क्या करते हो, सोलर पावर प्लांट बना रहे हो. एयर से क्या कर रहे हो, विंड पावर प्लांट बना रहे हो, है ना. तो ये सारी चीजें यूज हो रही हैं. और जो मैंने अभी एग्जांपल दिया था एग्जॉस्टिबल में, इसमें क्या है, कोल और पेट्रोलियम भी है. कार में यूज होता है डीजल और पेट्रोल. तो ये सब कहाँ से आ रहे हैं, ये सारे लिमिटेड अमाउंट में है. अगर हम इसे बहुत ज्यादा यूज करेंगे तो ये क्या होगा, खत्म हो जाएगा, फिर बैठे रह जाएंगे हम. ठीक, अब है फॉसिल फ्यूल्स. तो जो भी फ्यूल, फ्यूल क्या होता है, ईंधन कहते हैं इसको. ठीक है, कोई भी फ्यूल, नेचुरल फ्यूल जो है, जिसे किसी नेचुरल प्रोसेस से मिल रहा है हमें, वो सारे क्या हुए, हमारे फॉसिल फ्यूल्स होते हैं. ठीक है, और ये बनते कैसे हैं कि कोई प्लांट, एनिमल जो सालों पहले दब गया हो जमीन के अंदर, ठीक, उसका जब डिकम्पोजिशन होता है कि एक टेम्परेचर उसको जब मिलेगा, बहुत ज्यादा टेम्परेचर और बहुत ज्यादा प्रेशर मिलेगा, तो उसमें जब वो डिकम्पोज करता है तो उससे हमें फ्यूल्स मिलते हैं, जो उन्हें हम कहते हैं फॉसिल फ्यूल्स. ठीक है, इसका सबसे कॉमन एग्जांपल हमारा है कोल और पेट्रोलियम. नेक्स्ट है, इस फिगर में देखो क्या है, रिसोर्सेज दिखाए गए अलग अलग, वाटर, ऑयल, फॉरेस्ट, रॉक्स, मिनरल्स, एग्रीकल्चर. क्या है, एग्रीकल्चर से जो आ रहे हैं वो एग्रीकल्चर होता है हमारा, सॉइल में होता है, सॉइल क्या है, रिसोर्स है. जानवर क्या है, रिसोर्स है, उनसे हमें ढेर सारे फाइबर्स मिलते हैं, है ना. जैसे कि वुल मिलता है शीप से, वैसे ही फूड मिलता है बहुत सारा, है ना, काऊ से, गाय से ढेर सारे मिलते हैं, दूध मिलता है, पनीर मिलता है, चीज, है ना. तो ये सारे हमारे रिसोर्सेज हैं. नेक्स्ट इसमें ये फिगर देखो, इससे गेस करो हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं. इसमें क्या दिख रहा है आपको, ये कुकिंग के लिए कोई हमारा रिसोर्स है जो यूज हो रहा है, ये है हमारा कोल. अभी भी रूरल एरियाज में जाओगे आप तो आपको बहुत सारे ऐसे घर मिलेंगे जहाँ पे गैस सिलेंडर्स नहीं है, अभी भी वहां पे कोल जला के ही, कोयला जला के ही वो खाना पकाते हैं. फिर है नेक्स्ट स्टीम इंजन्स. पहले के टाइम में, अभी तो डीजल वाले ट्रेन चल रहे हैं, पहले के टाइम में क्या होता था, कोल यूज होते थे, कोल को जलाया जाता था, उसका जो स्टीम है ना वो इंजन चलाने में हेल्प करता था. तो अगर आपको ये देखना है ना तो बहुत सारी मूवीज में ये चीज दिखाई है, लाइक शोले है, गदर है, ये सारी मूवीज देखो, इन सारे में ये सारी चीजें दिखाई गई हैं. फिर ये हमारा कोल का पावर प्लांट. ठीक है, थर्मल पावर प्लांट में यूज होते हैं कोल्स. कोल को जलाओगे आप, वहां पे क्या होगा कि आपको हीट एनर्जी मिलेगा, आप फिर हीट एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करोगे. कोल को डिफाइन कैसे करते हैं कि इट इज अ ब्लैक कंबस्टिबल मिनरल. कंबस्टिबल का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज जो जल जाए, एनीथिंग दैट कैन बर्न इज कॉल्ड कंबस्टिबल सब्सटेंस. ठीक, और इसमें मेनली कार्बन होते हैं. तो ये जब जलता है ना तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब इसको जलाओगे तो ये क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा.
तो एक रीज़न ये है कि इसको जब आप बहुत ज़्यादा जलाओगे ना तो पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा होता है इससे। ठीक, इसको हम क्या करते हैं, बहुत लोग घर में भी यूज़ करते हैं कुकिंग के लिए, और ये इंडस्ट्रीज में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है फ्यूल्स की तरह। ठीक, अब कोल बनता कैसे है कि जब क्या होता है, बहुत सारे नेचुरल डिजास्टर्स आते रहते हैं, तो उसमें अगर कोई जानवर या फिर पेड़ पौधे जो जमीन के अंदर दब गए, ठीक है, मिलियंस ऑफ अरबों साल पहले जो जमीन के अंदर दब गए हैं, तो वो दबे, उनके ऊपर ढेर सारे सॉइल गिर गए, तो उनको एक प्रेशर मिला, ठीक है, बहुत हाई प्रेशर, बहुत हाई टेम्परेचर, तो उसमें क्या होता है, वो डिकम्पोज करते हैं और वो चेंज हो जाते हैं कार्बन में। तो ये जो कन्वर्जन है ना इनका, कि डेड बॉडी से ये जो कार्बन में चेंज हो रहे हैं, इसको हम कहते हैं कार्बोनाइजेशन कहते हैं। इस प्रोसेस को कार्बोनाइजेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें मेनली कार्बन है, ठीक है, ये जो कोल मिल रहा है इसमें मेनली कार्बन है, कार्बन एलिमेंट मिल रहा है, तो इसको हम कार्बोनाइजेशन प्रोसेस भी कहते हैं। ठीक, अब क्या है कि ये जो कोल है, कोल से हमें 3 प्रोडक्ट्स मिलते हैं इसके। पहला है कोक, दूसरा है कोल टार और तीसरा है कोल गैस। कोक क्या होता है कि अब जब कार्बन को जलाओगे, ठीक, एयर के एब्सेंस में, एयर नहीं होगा वहां पे, तो वो आपको कोक देगा। आप कोयला जला दो किसी बंद कमरे में, वहां आप खुद मत रहना, नहीं तो आप मर जाओगे, कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। ठीक, तो वहां पे आप जब एक बार जला दो किसी पैक से जगह पे, वहां आप प्लीज मत रहना, उसके बाद आप उसको देखोगे, उसका जो प्रोडक्ट है वो हमारा कोक होता है। ये पोरस होता है, इसमें ढेर सारे छेद होते हैं, है ना। इसको ऐसे ही डिफाइन करते हैं हम कि इट इज अ टफ, पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस। ठीक, ये दिखता कैसा है, ये देखो, ये जो फिगर है, ये दिख रहा है, ये जला हुआ कोयला है। ठीक, नेक्स्ट है कोल टार। कोल टार आप कहाँ देखते हो, अलकतरा सुना है कभी, अलकतरा रोड बनते हैं तो एक काले काले से लिक्विड गिराते हैं, वो ध्यान देना कभी, अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो, वो आपका कोल टार है। ठीक है, वो काले रंग का होता है और बहुत ही गाढ़ा लिक्विड होता है। ठीक, और उसका स्मेल बहुत गंदा होता है, ठीक, अनप्लीजेंट होता है। तो कोल टार जो है, देखो ये ऐसा दिखता है, दिख रहा है, ऐसे तो रोड बनते हैं। ठीक, और इसमें जो है कोल टार में 200 के करीब अलग अलग सब्सटेंस है। ठीक, ये 200 अलग अलग सब्सटेंस का मिक्सचर है, और इससे जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं हमें कोल टार से, वो सारे बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में यूज होते हैं। जैसे कि सिंथेटिक डाइज अगर आप बनाओ, डाई जो कलर करने वाला होता है, ठीक, ड्रग्स होते हैं, परफ्यूम्स होते हैं, प्लास्टिक, इन सारे में कोल टार यूज होता है। उसके बाद आता है कोल गैस। तो आप जब कोल से कोक बनाते हो एयर के एब्सेंस में, तो उस वक्त जो गैस प्रोड्यूस होता है ना, वही हमारा कोल गैस है। तो सुनना रे, क्या है पहला हमारा प्रोडक्ट, कोक, दूसरा है कोल टार और तीसरा है कोल गैस। तो कोक कैसे बनेगा, कोयले को जला दो, जलाओगे, एयर के एब्सेंस में जलाओ, और वहां पे जो आपका गैस निकला वो क्या है, कोल गैस है। और कोल टार क्या होता है, अपना अलकतरा होता है, जिससे रोड वोड बनते हैं, और ये काला और गाढ़े रंग का होता है। ठीक है, काला रंग का और गाढ़ा होता है। ये देखो, फिगर से समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं अब। नेक्स्ट है हमारा पेट्रोलियम। कार सबको पसंद है, कार में घूमना भी बहुत बहुत पसंद होता है। तो कार कैसे चलता है, उसमें पेट्रोल या डीजल कुछ फ्यूल डालते हो आप, ये आता कहाँ से है, ये आते हैं हमारे नेचुरल रिसोर्स जो कि पेट्रोलियम है। ये कैसे बनता है कि जब पुराने कुछ जानवर, ठीक है, सी एनिमल्स, ओशंस में या सीज में जो मर गए हैं, तो वो जब दबे हैं, ठीक है, पानी के अंदर, जब वो रेत से, बालू से और कीचड़ से जब दबते गए हैं अंदर तक अरबों साल पहले, तो उससे क्या हुआ, उनको एक हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर मिला नीचे, जितने नीचे वो दबते जाएंगे, तो उस वक्त वो कन्वर्ट होते हैं, वो डेड प्लांट और एनिमल से वो पेट्रोलियम में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, पेट्रोलियम 2 वर्ड से मिलके बना है। पहला है पेट्रा, दूसरा है ओलियम। पेट्रा का मतलब रॉक, ओलियम का मतलब ऑयल होता है, इसलिए पेट्रोलियम को हम रॉक ऑयल भी बोलते हैं। ठीक, इसको डिफाइन कैसे करेंगे कि इट इज अ डार्क थिक क्रूड ऑयल। ठीक है, ये बहुत ही डार्क कलर का होगा, ठीक है, काले रंग में होता है और बहुत ही गाढ़ा लिक्विड होता है, कच्चा तेल है। ठीक,
अब क्या है कि ये जो पेट्रोलियम है ना हमारा, ये ढेर सारे हाइड्रोकार्बन से का कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? कोई भी कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन हो और कार्बन हो, वो सारे हमारे हाइड्रोकार्बन्स हैं। ठीक। पेट्रोलियम पानी में सल्यूबल नहीं होता, पानी में मिलाओगे नहीं मिलेगा। पेट्रोलियम का कोई भी तेल आप ले लो, ठीक, अब मस्टर्ड ऑयल भी ले लो या पेट्रोलियम का कोई भी ले लो, केरोसिन ले लो या डीजल ले लो, पेट्रोल ले लो, आप किसी कटोरी में, ठीक है, बोल में आप इन सबको डालो, इनके ऑयल्स डालो और पानी डालो, तो क्या होता है कि ये सारे जो ऑयल हैं वो ऊपर आ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऑयल का जो डेंसिटी है और पानी का डेंसिटी ये अलग अलग है। तो ऑयल का डेंसिटी कम होने की वजह से वो ऊपर आ जाता है और पानी नीचे चला जाता है। ठीक है। और ये भी बहुत गंदा स्मेल करता है, पर कुछ लोगों को ये पसंद भी होता है। पेट्रोल पेट्रोल की स्मेल बहुत लोगों को पसंद भी है। ठीक। इसके बाद एक और चीज इसमें क्या है कि पेट्रोल जो है, ठीक है, वो हमारे कार और बाइक्स में यूज होते हैं और डीजल जो है वो बड़े बड़े ऑटोमोबाइल्स में यूज होते हैं। डीजल और पेट्रोल, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, है ना। तो क्या है कि पेट्रोल जो है वो ज्यादा क्लीन ऑयल है। जब आप डीजल को और प्योरीफाई करोगे और रिफाइन करोगे तो उसके बाद हमें पेट्रोल मिलता है। यही रीजन है कि डीजल सस्ता मिलता है, पर डीजल बहुत पोल्यूशन करता है। तो अगर आप अफोर्ड कर पाओ तो आप पेट्रोल वाले व्हीकल्स ही लो, है ना। देखो ये पेट्रोल है, कैसा दिख रहा है, मैंने अभी बताया, गाढ़े रंग का होगा, वो डार्क होगा और थिक होता है, ये तो देखने से ही लग रहा है वैसा। इसके बाद है रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। अब रिफाइनिंग की जरूरत क्यों पड़ी? तो पेट्रोलियम जो आप वर्ड देख रहे हो ना, ये एक वर्ड में बहुत सारे कंस्टिट्यूएंट्स हैं, जैसे पेट्रोल है, डीजल है, लुब्रिकेटिंग ऑयल है, पैराफिन वैक्स है। ये सारी चीजें जो हैं ये पेट्रोलियम से ही मिलती हैं हमें। तो हमें अगर एक टाइप का कोई कंस्टिट्यूएंट चाहिए तो हमें उसको रिफाइन करना पड़ेगा, इसका पूरा पूरा प्रोसेस होता है। तो आप रिफाइन करोगे ना, तो रिफाइनिंग के बाद आपको जब अलग अलग कंस्टिट्यूएंट मिल जाएंगे, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रिफाइनिंग कहते हैं। आई मेंट टू से कि जब आप सेपरेट करोगे अलग अलग कंस्टिट्यूएंट्स को अलग अलग, तो वो सारे रिफाइनिंग का प्रोसेस होता है। पेट्रोलियम रिफाइनरी होते हैं जहाँ पे हमारा पेट्रोलियम मिलता है ना, जिस जगह पे, तो उसके आसपास में पेट्रोलियम रिफाइनरी होता है। ठीक, वहां से रिफाइन होके हमारे सारे आते हैं, फ्यूल्स अलग अलग आते हैं। ठीक। तो अब क्या है, इससे बहुत सारे कंस्टिट्यूएंट्स मिलते हैं, साथ में एक नेचुरल गैस भी मिलता है इसके साथ, जो अब के टाइम में बहुत यूज हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो बहुत कन्वीनियंट है ट्रांसपोर्टेशन में और बहुत ज़्यादा लेस पोल्यूटिंग है। बहुत कम पोल्यूशन करता है। ठीक। पेट्रोलियम से जो बहुत सारे सब्सटेंसेस निकलते हैं और नेचुरल गैस निकलते हैं, इन सबको हमने एक कॉमन वर्ड दे दिया है, पेट्रोकेमिकल्स। जो पेट्रोलियम से केमिकल्स निकलेंगे, इनको हम बहुत जगह इंडस्ट्रीज में अलग अलग चीजें बनाने के लिए यूज करते हैं। और एक है कि जो नेचुरल गैस हमें पेट्रोलियम से मिलता है, तो उससे हम हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन करते हैं, जो कि हमारा यूरिया खाद बनाने में हेल्प करता है। ठीक। इसके बाद ये देखो, ये लिस्ट है कुछ कि पेट्रोलियम से हमें कौन कौन से कंस्टिट्यूएंट्स मिल रहे हैं और उनके यूजेस क्या क्या हैं। पहला जो है वो है एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहते हैं इसको। ये हमारे घर में किचन में यूज होता है, ठीक है, गैस सिलेंडर्स में यही एलपीजी होता है। फिर आता है पेट्रोल, जो कार्स में यूज हो रहे हैं। केरोसिन होता है, जो लैंप जलाने के लिए यूज होता है, या फिर स्टोव स्टोव अगर आपने कभी यूज किया हो तो उसमें केरोसिन ऑयल डालते हैं, है ना। फिर आता है डीजल, डीजल की भी गाड़ियां आती है बड़े बड़े व्हीकल्स में, डीजल ट्रेन्स में यूज होती हैं। लुब्रिकेटिंग ऑयल, जैसे कोई मशीन है, तो फ्रिक्शन चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था, हम लुब्रिकेशन करते हैं किसी मशीन में कि वो फ्रिक्शन कम करे, तो वो लुब्रिकेटिंग ऑयल की तरह भी यूज होते हैं ये। पैराफिन वैक्स, जो हमारे कैंडल्स होते हैं, मोमबत्ती, वो किस चीज के बने होते हैं? पैराफिन वैक्स के। ये भी पेट्रोलियम से ही आ रहा है, ठीक है। और ये है बिटुमेन, ये हमारा पेंट और रोड सरफेसिंग में यूज होता है। इसके बाद आते हैं, ये देखो, ये फिगर है, ये हमारा है पेट्रोलियम रिफाइनिंग का, रिफाइनरी है ये, ठीक है, देख रहे हो। यहाँ से हमें सारे प्रोडक्ट्स हमारे अलग अलग मिल जाते हैं रिफाइन होके। अब नेक्स्ट है नेचुरल गैस।
तो ये जो नेचुरल गैस है ये इतना इम्पॉर्टेंट हो गया आपके टाइम में, इसके दो रीजंस है। पहला, बहुत कन्वीनियंट है, मतलब बहुत आसानी से आप इसे इधर से उधर ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, ले जा सकते हो। आप बस पाइपलाइंस लगा दो, ठीक है, गैस पाइपलाइंस, तो ये हर घर तक पहुंच सकता है। इसे व्हीकल्स में यूज कर सकते हैं, हम करते हैं इनफैक्ट। और ये जितना ज़्यादा बढ़ते जाएगा ना इसके व्हीकल्स, उतना ज़्यादा पोल्यूशन हम घटा पाएंगे। ठीक, तो कोशिश करना है कि अब जो जो भी नए ऑटोमोबाइल्स आए वो अब सीएनजी पे ही चल रहे हैं, ठीक, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस पे ही चल रहे हैं। ऑटोज भी चल रहे हैं अब तो नेचुरल गैस पे, ठीक है। और क्या है कि ये जो है इनको नेचुरल गैस, इनको बहुत जगह स्टार्टिंग मटेरियल की तरह यूज करते हैं कि इन्हीं से कोई केमिकल या फर्टिलाइजर भी तैयार किया जा रहा है नेचुरल गैस से। ठीक, इसके बहुत सारे यूज है, पेट्रोल्स के बहुत सारे यूज है। यही तो रीजन है कि इसे ब्लैक गोल्ड कहा गया है और बहुत महंगा भी होते जा रहा है टाइम पे टाइम। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि रिक्वायरमेंट्स बहुत बढ़ रही हैं और इसका शॉर्टेज है। तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि जो हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं उन्हें हम आराम से खर्च करें, सोच समझ के खर्च करें, ठीक है। ये आपका सीएनजी है जो गैस में यूज होता है, ठीक है, कुकिंग के टाइम। तो अभी मैंने जो बताया कि लिमिटेड है, आपको सोच समझ के यूज करना है। तो इसका क्या तरीका है कि मान लो आप ट्रैफिक में फंसे हो, तो बहुत लोग क्या करते हैं, वहां पे भी अपना कार ऑन रखते हैं, गाड़ी ऑन रखते हैं। वहां पे क्या हो रहा है, फ्यूल आपका बर्बाद हो रहा है। या फिर इलेक्ट्रिसिटी आप जो बर्बाद करते हो, सेव इलेक्ट्रिसिटी क्यों बोला गया है? इलेक्ट्रिसिटी आ कहाँ से रहा है? थर्मल पावर प्लांट से आ रहा है। सोलर पावर प्लांट, हाइडल पावर प्लांट, ये तो ठीक है, पर अभी ये इतने बड़े अमाउंट में डेवलप हो नहीं पाया है। ठीक, अभी भी बहुत इलेक्ट्रिसिटी का एक बड़ा सा पोर्शन हमारा थर्मल पावर प्लांट से आ रहा है। तो आप जब इलेक्ट्रिसिटी बचाओगे तो आपका कोल बचेगा, है कि नहीं? नेचुरल रिसोर्सेज अगर लिमिटेड है तो हमें क्या करना चाहिए? कोल और पेट्रोल जो है, जैसे अभी हमने पढ़ा कि ये बनने में अरबों साल लग जा रहे हैं, ठीक है, मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो जो मरे हैं प्लांट एनिमल, तो अब जाके फ्यूल में चेंज हो रहे हैं। तो अभी वाले फिर अरबों साल बाद वो फ्यूल में चेंज होंगे। तो हमें क्या कोशिश करनी है कि हम कम से कम इसे यूज करें, क्योंकि ये हमें अब इतनी जल्दी अवेलेबल नहीं होगा। ये एक बार खत्म हो गया तो बस खत्म हो गया। अब वो बिलियंस अरबों साल लगेंगे उसको बनने में, फिर कोई उसे यूज कर पाएगा। तब तक तो पता नहीं हम जिंदा रहेंगे भी कि नहीं, पृथ्वी रहेगी कि नहीं, है ना। और इतना था इस चैप्टर में। अगर ये चैप्टर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज शेयर करो और सब्सक्राइब करो, ठीक है। बाय।